नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं बीना सिंह। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। G20 शिखर सम्मेलन में प्रमुख नेताओं से हुई बातचीत को पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया शानदार। प्रधानमंत्री ने G20 के जनरल घोषणा पत्र को अपनाकर सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की जताई प्रतिबद्धता। दिल्ली में हवा हुई जहरीली। पंजाब से इस सीजन का सबसे ज्यादा पराली जलाने के रिकॉर्ड के कारण बढ़ रहा है राजधानी में प्रदूषण। दिल्ली में बने हिमाचल भवन को हाई कोर्ट ने कुर्क करने के दिया आदेश। 64 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुका पाई सुक्खू सरकार। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनाव के लिए बुधवार को होगा मतदान। मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदान कर्मी। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में आज भारत जापान की भिड़ंत। शानदार फॉर्म में चल रही है टीम इंडिया। और सीधे आपको बीजेपी की प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। छटपटाहट में, बौखलाहट में और खिसियाहट में चित्र विचित्र प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही हैं। कहीं संदिग्ध और रहस्यमय तरीके से हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और यह जनता के विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि उनका स्वाभाविक और सहज लाभार्थी इन घटनाओं का कौन हो सकता है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वहां तक तो ठीक था। उससे पहले कहीं उलेमाओं के द्वारा फतवे जारी कराए जा रहे हैं। उसके बाद कहीं आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बगैर पहचान के वोट डालने दिया जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है। यानी वोटर आईडी कार्ड को निष्प्रभावी किया जा सके, उस चीज के लिए प्रयास हो रहा है। और इसी सिलसिले में आज महाराष्ट्र में एक अन्य प्रकार का अनर्गल और निराधार आरोप लगाकर वातावरण को प्रभावित करने का, जिसे कहते हैं लास्ट डेस्परेट डिच अटेम्प्ट करने का यह प्रयास महाविकास अघाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस नाला सोपारा विधानसभा में इस घटना का आरोप लगाया गया है, वहां महाविकास अघाड़ी मुख्य लड़ाई में ही नहीं है। मतलब जिसे कहते कहावत होती है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मगर यहां चाय से ज्यादा केतली गर्म है, उनसे ज्यादा गतिविधि महाविकास अघाड़ी के निरर्थक और निराधार आरोपों में दिखाई पड़ रही। अब मैं बहुत एक साफ और टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाए जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए, और जिसमें कि चुनाव पूर्व तैयारियों की जो इनडोर बैठक है, दैट इज प्रॉपरली एज पर रूल, जिसमें इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं अथवा कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है कि कोई चीज अगर आपको आपत्तिजनक लगती है, क्योंकि देखिए महाविकास अघाड़ी जो कुछ कर रहा है उसमें बहुत सी आपत्तिजनक चीजें आने वाली हैं, तो इसलिए उसके ऊपर कैसे प्रोटेस्ट करना है, किस ढंग से फाइल करना है, किस ढंग से ईवीएम्स को सील करना है, किस ढंग से विपक्ष के द्वारा की जाने वाली बोगस वोटिंग को रोकने का प्रयास करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो यह भी चल रहा है ना कि वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ताकि पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो चलता रहे। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में एक
संगठनात्मक, उसे बैठक कहें या अनौपचारिक बैठक कहें, उस रूप में वो भाग लेने के लिए पहुंचे। और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। हां, वैसे ये हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी उन नेताओं में जिनके 350 करोड़ घर में से निकलते थे, और उसके बाद जो काउंट करने वाली मशीनें थी वो हीटअप हो जाया करती थी। अब 350 करोड़ जिसके घर में इधर उधर पड़े रहते, उसे 5 करोड़ लगता होगा कि चिल्लर टाइप हैं, कहीं इधर उधर पड़े होंगे, दिखाई नहीं पड़े होंगे। महोदय, मगर मैं देश की आम जनता की तरफ से बोलना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि का आप हवा में आरोप नहीं लगा सकते। आपको साफ बताना होगा कि वो कहां था। इसलिए पहला आरोप यह निरर्थक है। दूसरी बात, उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। यह बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे, स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि ये तो वो पार्टियां हैं, यहां सिर्फ आरोप की बात नहीं है। भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण जहां पर सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो चुका कि पैसा लेकर सरकार बचाई गई, वोट फॉर कैश। मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, एकमात्र केस है भारत के इतिहास का 1994 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने पैसा लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बचाया। परंतु संसद में वोटिंग को न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हुई। और आपको ध्यान हो, इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट को रिव्यू किया है, यानी अब कोई पैसा लेकर वोट देकर बच नहीं सकता। तो हम यह कहना चाह रहे हैं, आप तो साहब सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट कैश फॉर वोट के पुराने चैंपियन हैं, आज के नहीं 30 साल पहले वाले हैं। और आप देखिए, संयोग से झारखंड में भी चुनाव है और ये दोनों पार्टियां साथ साथ हैं। यानी अगर इस इंडी गठबंधन की इन पार्टियों के लिए कहा जाए, जेएमएम और कांग्रेस फिर आज साथ साथ हैं, तो इनके लिए मुझे वो पुराने गीत की वो पंक्ति याद आती है जो था ना, वो कई साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। तो इनके लिए नजर आती है कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, 1994, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये इस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहता हूं कि चुनावों को
प्रभावित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की जो हरकतें महाविकास अघाड़ी कर रही है, पहले तो इनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा थी, आपस में प्रतिद्वंदता थी, और अब ये महाराष्ट्र और देश की जनता को भ्रम में डालने का जो यह प्रयास कर रहे हैं, देश की और महाराष्ट्र की विवेकपूर्ण जनता इसे भली भांति समझती है। और मेरा यह विचार है कि ऐसे किसी भी प्रयास को, चाहे वो फतवे जारी कराना हो, चाहे वो पर्दे में वोटिंग कराना हो, अथवा महाराष्ट्र में ही सपा के नेता अबू आजमी ने जो धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मुलाकात की हो वो करना हो, या हिंसा करवाना हो या करना हो, वो अच्छी बात तय होगा, या यूं मैं कहूं कि हिंसा की रहस्यमय घटनाओं का लाभार्थी बनना हो। What I can say, to become the natural beneficiary of a very conspicuous and suspicious events of violence, अथवा बगैर सीसीटीवी फुटेज के, बगैर किसी आरोप आधार के, बगैर वहां घटना स्थल पर पहुंचे हुए, बगैर उस चुनाव की मुख्य लड़ाई में हुए निरर्थक आरोप लगाना हो, ऐसा कोई भी प्रयास सफल होने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र, झारखंड और सभी राज्यों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, निर्णायक और प्रभावी रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जनादेश देने जा रही है। धन्यवाद। उस पर बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, यह पुनः एक बार भ्रम फैलाने का एक प्रयास है। एफआईआर जाकर आप लोग चेक कर लीजिए, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर है, क्योंकि उसमें इस बात का संदेह व्यक्त किया गया कि जो मीटिंग है वो क्लोज डोर है या बाहर की है, जबकि वो फैक्ट है कि वो क्लोज डोर है। उसमें किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन वाला कोई विषय नहीं हो। फिर मैं दोबारा कह देना चाहता हूं, ये तो एफआईआर में भी कोई नाम ना होने के बावजूद फर्जी आरोप लगा रहे हैं, पर ये तो सुप्रीम कोर्ट के सजाए याफ्ता सर्टिफाइड व्यक्ति हैं, एकमात्र भारत की राजनीति के। इसलिए दोनों पॉइंट, ऑन द टेक्निकल ग्राउंड एफआईआर इज नॉट बीन डन फॉर एनी एलिगेशन ऑफ प्रोवाइडिंग मनी, इट इज बीन डन ऑन द सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रज्ञा जी, वैसे तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले भी इनके भिन्न भिन्न गठबंधन सहयोगियों के घरों से क्या क्या प्राप्त हो चुका है, और श्री उद्धव ठाकरे जी, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के भ्रष्टाचार को लेकर बयानों को अगर देख लें तो मुझे लगता है उन्हें बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जब 1994 का मैंने उदाहरण दिया तो वो हमारे साथ हुआ करते थे। बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि महाविकास अघाड़ी के जो आरोप हैं वो निराधार हैं और वो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। ब्राजील में पीएम मोदी ने दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ संवाद कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण बताया और एक वीडियो भी साझा किया। पीएम ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस संवाद को सुखद और सार्थक बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक भलाई के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी से भी प्रधानमंत्री मोदी ने रियो G20 शिखर सम्मेलन में बातचीत की। उन्होंने इस मुलाकात को बहुत ही शानदार बताते हुए मिस्र के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा कि उनकी बातचीत का मुख्य केंद्र रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर था।
दोनों ने इस बात पर भी चर्चा की कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और अन्य समान क्षेत्रों में सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि भारत और इटली के बीच की मित्रता वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल के रूस के खिलाफ दी गई मंजूरी पर रूस की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए परमाणु सिद्धांत के माध्यम से चेतावनी जारी की है। पुतिन ने मंगलवार को एक नई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मंजूरी दी है। इसके तहत अगर किसी परमाणु संपन्न देश की मिसाइल से रूस पर हमला किया जाता है तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर सकता है। क्रेमलिन ने बताया कि परमाणु सिद्धांतों के मुताबिक रूस पर पारंपरिक मिसाइलों, ड्रोन और अन्य विमानों से किया गया हमला भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल करने के मानदंडों के दायरे में आएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है और आंखों में भी जलन हो रही है। सर्दी और खांसी आम बात हो गई है। जी हां, देश की राजधानी का पिछले कई दिनों से यही हाल है। वायु प्रदूषण से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज सुबह AQI करीब 500 तक पहुंच गया। लोग अब मास्क पहनकर घर से निकल रहे हैं। जानकार कहते हैं कि वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के करीब होना बताता है कि हवा में विषैले कणों की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि ये सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र कम या ज़्यादा है और जिन्हें सांस की बीमारियां हैं। आम लोग भी अब दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का मॉर्निंग वॉक पर निकलना बंद हो गया है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान गैप 4 लागू हो चुका है। पानी का छिड़काव भी हो रहा है, लेकिन ज़्यादा फायदा होता नहीं दिखता। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। 14,918 मतदान केंद्रों में 7,000 क्रिटिकल और 900 नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र शामिल हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में ही नक्सल प्रभावित गिरिडीह के दुर्गम इलाके में जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। इस समय हम गिरिडीह की जलेबी घाटी इलाके में है और ये वो घाटी है जहां पर एक समय में नक्सली आतंक की गूंज हुआ करती थी, लेकिन इस समय यहां पर कई वर्षों से शांति है और 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता तैयारियां की हैं। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो घाटी के साथ साथ अंदरूनी जो इलाके हैं वहां पर तैनात किए गए हैं। CRPF, CISF, BSF, ITBP, SSB, ये तमाम जो CF हैं उनकी जो जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है और इस तरीके से जितने भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, जिससे कि लोग निष्पक्ष और निर्भयपूर्ण होकर अपना मतदान कर सकें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दे सकें। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, जलेबी घाटी, गिरिडीह, झारखंड। गोवा तैयार है भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण की मेजबानी के लिए। दुनिया भर से सिने प्रेमी फिल्मकार गोवा पहुंच रहे हैं। भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आगाज के लिए, उद्घाटन समारोह के लिए बहुत कम समय बचा है। जगह जगह आप देख रहे हैं कि इसकी शानदार तैयारी की जा रही है। इस वक्त मेरे पीछे ये एक कियोस्क बनाया गया है जहां पर जो मीडिया रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, जो दुनिया भर से सिने प्रेमियों का, सिने एंथुसियास्ट का, निर्माता निर्देशकों का जो जमावड़ा लग रहा है, उनकी फैसिलिटेशन के लिए यहाँ पर एक कियोस्क बनाया गया है और रजिस्ट्रेशन पासेस और कार्ड्स यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से जो वो लोग हैं जो वाकई सिनेमा से बहुत प्यार करते हैं और इफ़ी 2024 का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसमें निर्माता, निर्देशक, सिने एंथुसियास्ट, छात्र हैं जो इसका हिस्सा बन रहे हैं। आप यहाँ पर आई भी हैं, क्या कुछ आप इफ़ी का 2024 का हिस्सा बनने आई हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं गोवन ही हूँ एक्चुअली, सो एज अ स्टूडेंट मैं आई हूँ। किस तरह से क्या कुछ देखने का मन है? बहुत कुछ एक्चुअली, लास्ट ईयर भी आई थी मैं, तो मास्टर क्लासेस वगैरह थे तो उससे बहुत सीखने मिला। तो आई होप ये साल भी बहुत सीखने मिले हमें। और मैंने जब ऐप डाउनलोड किया उसमें ऑलरेडी वुमेन सेफ्टी का कुछ तो लेक्चर था, सो रियली एक्साइटेड फॉर दैट कि कुछ एक्चुअली अच्छा सीखने मिले। तो
तो इस बार जो इफ़ी 2024 का जो पैकेज है वो बहुत ही तरीके से क्यूरेट किया गया है। समाज के हर वर्ग के लिए, हर उम्र के लिए यहाँ पर खास चीज़ें हैं जिनसे वो सिनेमा के विभिन्न आयामों से रूबरू हो सकते हैं। आप कब से इफ़ी का हिस्सा बनते आ रहे हैं? बहुत वर्षों से। 2004 2004 से आप इफ़ी का हिस्सा है। आप 2004 from very first day, and this is continue to 2024. इस बार क्या खास है? Every year IFFI is special for everything. Screening, lots of film from all over the world, world cinema, international competition. I always feel proud as being a filmmaker. I am watching world cinema with variety of different languages and enjoying. साल दर साल भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इफ़ी नए आयाम छू रहा है। इफ़ी 2024 में भारत ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिनेमा को प्रदर्शित किया जाएगा। दुनिया भर से सिने प्रेमी, सिने एंथुसियास्ट, पेशेवर, प्रोफेशनल्स इसका हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। स्पेशल ओलंपिक भारत के तत्वावधान में दिल्ली में आज से एशिया पैसिफिक ओजे और बॉलिंग प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। उपराष्ट्रपति ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री भी मौजूद थे। इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता देश में स्पेशल ओलंपिक खेलों को न केवल एक नया आयाम देगी बल्कि स्पेशल एथलीट्स के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। देश में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज से विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत हो गई है। भारत में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अभी भारत के पास हैं। 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित संपत्ति। आपको जानकर खुशी होगी, भारत टॉप 10 उन देशों की लिस्ट में भी शामिल है जिसके पास 40 से ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। साथ ही जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका और चीन जैसे देश भी नहीं हैं। यदि पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्तमान में पूरे विश्व में 1223 से ज़्यादा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं और सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटली के पास हैं। लेकिन कभी सोचा है कि भारत में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया में अनोखा है? भारत के पास कई ऐसी धरोहरें हैं जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलती। जी हाँ, ये वही विरासत है जो हमारी परंपराओं, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को जिंदा रखे हुए है। और ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत कीमती है। विश्व धरोहर स्थल मतलब वो जगह है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से इतनी खास है कि उनकी रक्षा करना पूरे विश्व का कर्तव्य है। यूनेस्को का यही काम है। वो ऐसी जगहों को ढूंढता है और उन्हें एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है। पिछले 10 सालों में भारत ने यूनेस्को की लिस्ट में अपनी मौजूदगी काफी बढ़ा दी है। पिछले दशक में भारत के 12 से ज्यादा साइट्स को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। असम की मुइदम्स अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाली 43वीं संपत्ति थी। ये धरोहर इसी साल जुलाई में शामिल हुई। पिछले 10 सालों के दौरान यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने वाले प्रमुख धरोहरों के नाम इस प्रकार हैं: जयपुर का ऐतिहासिक शहर, कंचनजंगा नेशनल पार्क, रानी की वाव, वेस्टर्न घाट्स, धौलावीरा, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके अलावा ऐसी कई जगहों को यूनेस्को के विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। जब किसी जगह को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग मिलता है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे उस जगह की सुरक्षा और संरक्षण में मदद मिलती है और हमारे देश की टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बूम आता है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत विश्व धरोहर संपत्ति की सर्वाधिक संख्या के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पर है। ये रैंकिंग बताती है कि हमारा देश विश्व धरोहर के मामले में कितनी ऊंचाई पर है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में जगह पाने वाला अहमदाबाद भारत का पहला शहर है, जिसे 2017 में यूनेस्को ने इस खास मान्यता से नवाजा। विश्व धरोहर में शामिल अहमदाबाद इतिहास, परंपरा और आधुनिकता का संगम है। इस शहर में अगर सदियों पुरानी मस्जिदों की वास्तुकला देखने लायक है तो साबरमती नदी पर बना नया अटल ब्रिज
इसका नया स्पॉट और सेल्फी पॉइंट है। इसके अलावा दिल्ली से सिर्फ 8 घंटे की दूरी पर भारत का पहला हेरिटेज गांव है। ये गांव हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बसा है। इस गांव का नाम है प्रागपुर। यदि सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल वाले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा धरोहर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ कुल 6 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें अजंता और एलोरा की गुफाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।